नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड के सीएम धामी ने दिल्ली के एम्स पहुंचकर घायल वन कर्मियों का कुशलक्षेम जाना है। सीएम धामी ने अस्पताल प्रशासन को उच्च स्तरीय उपचार के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने एम्स के निदेशक से घायलों के उपचार के बारे में बातचीत की और घायलों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान घायलों के परिजनों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से उच्च स्तरीय उपचार मिल रहा है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों के उच्च स्तरीय उपचार के निर्देश भी दिए। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद के रूप में गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ, जिसके दूसरे दिन कई सांसदों ने शपथ ली। लोकसभा सत्र के दूसरे दिन उत्तराखंड से सांसद अनिल बलूनी ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। संसद में 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत के साथ ही लगातार 2 दिनों से नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर अनिल बलूनी ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। पौड़ी गढ़वाल से हैं बीजेपी के सांसद। ऐसे में 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत के साथ ही पहले दिन जहां 280 सांसदों ने शपथ ली थी, तो वहीं दूसरे दिन भी सांसदों के शपथ ग्रहण का सिलसिला जारी रहा। अगली खबर नैनीताल से है, जहां 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आपातकालीन काला दिवस पर मंडल द्वारा लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। जहां आपातकाल दिवस पर आयोजित संगोष्ठी कार्यक्रम में उन्होंने 25 जून 1975 में लगाए गए आपातकाल की कड़ी निंदा की। नैनीताल में जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, मंडल अध्यक्ष जी ने यहाँ उस समय के दौर की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है, ताकि जो आने वाले, चाहे वो पर्यटक हों, चाहे हमारे स्थानीय लोग हों या पार्टी कार्यकर्ता हों, अन्य लोग हों, आप जैसे तमाम सम्मानित लोग हों, वो देखें किस प्रकार की यातनाएं उस समय 1975 में, आज के दिन जब इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने कैसे कैसे यातनाएं हमारे तमाम उन विपक्षी नेताओं को दी थी, कार्यकर्ताओं को दी थी। लाखों लोग उस समय गिरफ्तार किए गए थे, मीसा में उनको बंद किया गया था, 19-20 महीने लोग जेल में रहे। ऐसे ऐसे दौर आए कि जब उनको अरेस्ट किया गया, और अरेस्ट ही नहीं किया गया, जो यातनाएं उनको दी गई, जिसमें उनके प्लास से जो है नाखून खींच लिए गए, मल द्वार से लाठियां अंदर उनके देके उनको यातनाएं दी गई। यानी कि ये जो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे अनेकों यातनाएं हमारे विपक्षी नेताओं को उन्होंने दी। ये वो लोग थे जो आज लोकतंत्र की दुहाई देने की बात करते हैं। देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे बसे सैकड़ों अवैध घरों पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एमडीडीए का बुलडोजर चला। बता दें कि एमडीडीए ने कुछ दिन पहले तकरीबन 250 परिवारों को खुद कब्जे हटाने के नोटिस दिए थे। बावजूद इसके किसी ने भी अवैध कब्जे को नहीं हटाया। बता दें कि कार्रवाई के दौरान 25 वर्षीय एक महिला की मौत भी हुई है। तो रिस्पना नदी के किनारे बसे अवैध मकानों पर कार्रवाई लगातार है। एनजीटी के आदेश पर एमडीडीए के द्वारा की जा रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में लोगों ने इसका जमकर विरोध किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान 25 वर्षीय एक महिला की हार्ट अटैक से मौत भी बताई जा रही है, जिसके बाद फिलहाल
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोक दिया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में आगे किस तरह से कार्रवाई होती है और लोगों को किस तरह से विस्थापित किया जाता है, ये बड़ा मसला है। अगली खबर देहरादून से है, जहां रिस्पना नदी के किनारे बने अवैध मकानों पर प्रशासन की कार्रवाई हुई थी। कार्रवाई के दौरान 26 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे कई परिवार सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। कार्रवाई के चलते लोगों के अंदर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा भी दिखाई दे रहा है। वहीं लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें सरकार कहीं और बसाए, जिससे वो अपने आगे का जीवन आराम से निर्वहन कर सके। कई लोगों का आरोप यह भी है कि उनका घर 2016 से पहले का बना हुआ है। उनके पास वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड के साथ कई पहचान पत्र हैं जो उनके घर को वैध करार देते हैं। जी सर, हम 2010 से ही आए। मोमबत्ती अगरबत्ती जला के इस नदी में गुजारा करते थे। उस टाइम कोई भी यहाँ नहीं रहता था। उसके बाद में हमें बिजली का कनेक्शन दिया गया। हमने रिक्वेस्ट करी, घूमने दिक्कत भुगती। उसके बाद में पानी दिया गया, उसके बाद में सड़क दी गई, उसके बाद में सारा कुछ दिया गया। उसके बाद में हमारी वोटिंग आईडी बनी। उसके बाद में हमें ये कहा गया सरकार से कि तुम्हें हर चीज की कोई भी उपलब्धि हो, सारी चीज प्राप्त होगी। घर हो जा रही है, यही हम लोग का बहूत है। नोटिस नहीं मिला, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अगर टीम को करना है तो हम लोग की व्यवस्था करके दो। हम 4 बच्चे के लोग कहाँ जाएंगे? राशन मिल रहा 2010 से है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, तो राशन कार्ड है, सब हमें ये मिल रहा है। कमा कर हम ये लगाए, गाँव में कुछ नहीं कार्य किया। आज हम गाँव में जाएंगे, यहाँ से तो गाँव के लोग हमें क्या। तो जिस तरह से अवैध निर्माण पर एमडीडीए की कार्रवाई लगातार चल रही थी, आपने देखा कि पहले दिन जिस तरह से कार्रवाई की गई, ऐसे में जनता का आरोप है कि 2016 से पहले से तमाम लोग यहां पर रहे थे। बिजली, पानी आदि का कनेक्शन जब सरकार के द्वारा दिया गया, तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई। ऐसे में अचानक इस तरह से अवैध कार्रवाई को लेकर जनता का आक्रोश है। उनका कहना है कि उन्हें कहीं विस्थापित किया जाए। देहरादून की रिस्पना नदी के किनारे बसे अवैध मकान पर एमडीडीए का बुलडोजर चल रहा है, जिसमें काट बंगला कॉलोनी में 26 मकानों का ध्वस्तीकरण किया गया, जिसके बाद कई बस्तियों के लोगों को भी उनके घर छीने जाने का डर सता रहा है। आपको बता दें कि एक ऐसा ही संगीन मामला सामने आया है, जिसमें एक 25 साल की महिला को अपने मकान को टूटने के डर से हार्ट अटैक आने से मौत हो गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि पुलिस और जिला प्रशासन के लोगों ने उन्हें मालिकाना हक का झांसा देकर मकान की नपाई कराई, लेकिन अब मकान खाली कराने का नोटिस दिया गया। हाँ सर, नोटिस मिला है। नोटिस पिछले महीने की हमें मिला था 22 तारीख को, और इस महीने की मिला 19 तारीख को, और 24 में इन्होंने कार्रवाई करी सर। तो क्या बताया, क्या कहा? तो बताया कुछ नहीं सर। पहले तो जब ये आए थे, इन्होंने वेरिफिकेशन करा पूरी कॉलोनी का, और यही बताया था कि आपको मालिकाना हक मिलेगा और जितने की जमीन है वो उतनी उसे मिलेगी। खबर देहरादून से है, जहां असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी शशिकांत दुबे को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। दरअसल असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी शशिकांत दुबे को 75,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने पकड़ा है। राजपुर रोड पर 6 महीने पहले खुले एक रेस्टोरेंट मालिक से शशिकांत दुबे ने रिश्वत मांगी। रेस्टोरेंट मालिक को आज 75,000 रुपए लेकर बुलाया गया था, तभी विजिलेंस की टीम ने दुबे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लक्ष्मी रोड स्थित ऑफिस से दुबे की गिरफ्तारी हुई, जबकि कैनाल रोड स्थित घर पर भी विजिलेंस ने छापा मारा है। बैंगलोर विधानसभा का उपचुनाव पूरी तरह से जोर पकड़ने लगा है। बैंगलोर विधानसभा के गांव हरचंदपुर में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के पुत्र मनमोहन सिंह भड़ाना भी डोर टू डोर वोट मांगने पहुंचे। इसके साथ उन्होंने एक जनसभा कर लोगों को अपने पिता को वोट करने की बात कही है। मनमोहन सिंह भड़ाना ने कहा है कि अब हाजी और काजी को एक तरफ कर भड़ाना को चुनना है, ताकि क्षेत्र में रुके हुए काम हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि भड़ाना अगर यहां से जीतते हैं तो क्षेत्र का विकास होगा। विकास के नाम पर ही वो चुनावी मैदान में है। की राजनीति आ रही है, उसका एक अंत समय आ गया है। करतार भड़ाना जी को यहाँ पे सब लेके आना चाहते हैं। ये मैं और ये मेरे पिताजी इस मामले में नहीं, ये तो जनता की आवाज है। ये तो एक युवा मेरा साथी, एक बुजुर्ग इस बात को कह रहा है कि पिछले कई दशकों से जो
किस तरह का यहाँ पे काम किया जा रहा है उसको एक बदलाव की तरीके से देखा जाए, और करतार बढ़ाना जी इसमें बिल्कुल सक्षम है। बैंगलोर विधानसभा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है, जिसे लेकर सभी राजनीतिक दल अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जोरों से लगे हुए। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना का आज नारसन कला में जोरदार स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नवनीत राठी के द्वारा किया गया। ये तो आप सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार, धामी जी की सरकार और विकास ही विकास। क्या है, आपने कहा कि बंगलौर बना करके छोड़ूंगा मंगलौर सिटी को, ये वादा कर, क्योंकि ऐसा है बिगड़ सत्ता के 60 साल हो गए इस मंगलौर को, 60 साल से कोई विकास नहीं है। कभी यहाँ सत्ता की सरकार बनती है तो वही 2 आदमी की कोई सुनता है, लेकिन अगर यहाँ पे बीजेपी की, भाजपा की सरकार बनेगी तो विकास ही विकास होंगे। और मैंने ये धामी जी से वादा लिया है कि जितना विकास इनका पीछे रुक गया था, किसी की वजह से रुक गया था, वो सब करना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत और जगह जहाँ पे हुआ है वहां से थोड़ा कम करके यही करना पड़े, पर इसको तो बंगलौर को बनाना पड़ेगा। खबर रुड़की से है, जहां उपचुनाव के चलते आज मैंगलोर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी मैंगलोर विधानसभा के ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों को धमकाने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की माने तो बीजेपी ग्राम प्रधानों और राशन डीलरों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीतने का दबाव बना रही है। कई प्रधानों के हमको फोन भी आए हैं, जिनका ये कहना है कि ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के हम मतलब ढंग से काम नहीं करने देंगे और हम लोगों को मदद करो। साथ में राशन डीलर्स जो हैं उन लोगों पे भी अनावश्यक दबाव है, और निश्चित ही वो भी दबाव में कहीं ना कहीं अब हर आदमी किसी आइडियोलॉजी से जुड़ा होता है, और उनमें से जो हमारे आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं वो साफ साफ बता रहे कि साहब इस तरीके से दबाव है, हम लोग खुल के नहीं आ सकते। तो निश्चित ही बीजेपी धनबल का भी इस्तेमाल कर रही है, बाहुबल का इस्तेमाल भी कर रही है और प्रशासन का भी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आने वाला समय दिल्ली ने जता दिया कि परिवर्तन आएगा, और जो लोग इस चीज में संलिप्त हैं आने वाले समय में उनका भी हिसाब हम लोग करेंगे। देवभूमि समाचार में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। देवभूमि में चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार सभी जनपदों में यात्रियों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर रहा है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा है कि अभी तक सभी जनपदों में कुल मिलाकर 5,88,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 1,19,884 यात्रियों के स्वास्थ्य में दिक्कत पाई गई, जिसके बाद उनकी काउंसलिंग करने के साथ उन्हें शपथ पत्र भरवाकर यात्रा के लिए आगे जाने दिया गया। लगभग अभी चारधाम यात्रा चल रही है। 5,78,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है सभी जिलों में, जो ऋषिकेश से लेके सभी धामों में मिला के ये स्क्रीनिंग का वो फिगर है। और 1,19,884 लोगों को में कोमॉर्बिडिटी पाई गई और जिनको काउंसिल किया गया और जिनसे शपथ पत्र भराने के बाद ही उनको आगे भेजा गया। इसके संग उनको हम ये जो व्यक्ति थे ये हमारे रडार में रहे, इनको कॉल सेंटर द्वारा कॉल किया गया, हमारे स्वास्थ्य मित्रों द्वारा कॉल किया गया। तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर, और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यात्रियों की स्क्रीनिंग लगातार की जा रही है। स्क्रीनिंग के दौरान तमाम स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले यात्रियों से शपथ पत्र भरवाकर उन्हें आगे यात्रा के लिए परमिशन दी जा रही है।
पर्यावरण प्रेमियों के भारी विरोध के चलते पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट के पेड़ नहीं काटने का फैसला लिया गया है। पेयजल निगम ने इस स्थान को छोड़ दिया है। अब इसकी जगह मालदेवता गांव के पास कनार काटा गांव में भूमि चिन्हित की गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सौंग बांध की पेयजल परियोजना के लिए खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में पेड़ों के निशान लगाने के बाद पर्यावरण प्रेमी विरोध में उतरे नजर आए। यहां करीब 2000 पेड़ काटे जाने थे। भारी विरोध के बीच पेयजल निगम ने इस जमीन पर अपना दावा छोड़ दिया। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद अब पेयजल निगम ने देहरादून में कनार काटन गांव को चिन्हित किया है। खलंगा में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का चयन हुआ था उसमें स्थानीय जनता ने कुछ विरोध जताया है और ये इसमें अभी से फॉरेस्ट का ही सर्वे चल रहा था और पेड़ काटने की कोई बात नहीं थी। तो कुछ ऐसा लगा लोगों को कि भाई 2000 पेड़ कटेंगे, 2500 पेड़ कटेंगे, किंतु सरकार ने ये फैसला लिया लोगों का विरोध देखते हुए कि इसको वहाँ से हटाते हुए स्थल को कोई अन्य स्थान पर चिन्हित किया जाए। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद उत्तराखंड वन विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे देखते हुए वन विभाग जंगलों की आग से प्रभावित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने की तैयारी में है। इस बात को लेकर वन विभाग के डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि पूरे प्रदेश में बारिश होने की वजह से अब जंगलों की आग का एक भी मामला देखने को नहीं मिला है, जिससे बहुत राहत है। साथ ही उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण के काम में स्थानीय समुदायों को भी जोड़ा जा रहा है। पूरे प्रदेश व्यापी बारिश हुई है, जिससे बहुत ज्यादा राहत हुई है। तो फिलहाल ये समस्या पे पूरा कंट्रोल हो गया है और अभी ये मानसून नहीं है, प्री मानसून ही है। मानसून तो यहाँ 25 तारीख को आता है, तो लेकिन जो माहौल बना हुआ है उससे लगता है कि अब आने वाले दिनों में नमी बरकरार रहेगी। और बाकी जो आपने कही बात सॉइल इरोजन वाली, तो वृक्षारोपण अभी हमारा शुरू होने वाला है और इस बार तो हम स्थानीय समुदायों को भी बहुत ज्यादा इसमें जोड़ रहे हैं। हरेला के टारगेट भी कई ज्यादा हमने बढ़ा दिए हैं और सभी विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस तरह से वृक्षारोपण के माध्यम से, और साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत ज्यादा जोर है इस पे कि जो हमारे सॉइल एंड वाटर मॉइस्चर कंजर्वेशन के वर्क्स हैं उस पर भी काम शुरू हो गया है फील्ड में। खबर जसपुर से है, जहां क्षेत्र में बरसात के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में बाढ़ से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए बाढ़ कंट्रोल रूम के अलावा बाढ़ चौकी और बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं। बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी दिन रात नदियों पर नजर बनाए हुए हैं। एसडीएम गौरव चटवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बरसात के मद्देनजर राजपुर गांव में बाढ़ चौकी बनाई गई है, जिसमें 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी तैनाती की गई है। पूर्व की भांति बाढ़ चौकी की स्थापना की गई है और उसमें जो है जब तक ये आपदा काल रहेगा तब तक के लिए ड्यूटीज भी लगा दी गई हैं। इसके अतिरिक्त तहसील में जो है आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है और उसमें भी जो है 24/7 ड्यूटी लगा दी गई। इसके अतिरिक्त सिंचाई विभाग ने भी जो प्राथमिक कार्य कर सकते थे, जिसमें जो है सिल्ट हटाना और कुछ जो पूर्व के भांति कुछ काम थे उन्होंने वो कर दिए हैं और उस पर अभी भी कुछ कार्य वो करने वाले हैं, जिससे जो है आने वाले समय में शायद जो है अगर पानी ज्यादा आता है फ्रीकर नदी में और जिससे जो उस गांव को नुकसान पहुंचता है वो कंट्रोल रहेगा। खबर देहरादून से है, जहां विपक्षी पार्टी के रूप में उत्तराखंड में उभर रही स्वराज सेवा दल ने प्रदर्शन किया। सरकार को भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने परेड ग्राउंड से घंटाघर तक सरकार को जगाने का काम किया है। स्वराज सेवा दल के संयोजक रमेश जोशी ने कहा है कि आज उत्तराखंड में महंगाई, भू कानून की मांग, भू माफियाओं पर कार्रवाई, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने के साथ ही साथ कई मुद्दों पर प्रदर्शन किया गया। वहीं उन्होंने मांग न पूरी होने पर जनता के द्वारा सरकार बदलने की चेतावनी दी है।
देखिए आज जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से आज नए जनपद बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार से मध्यम वर्गीय परिवार के लोग और गरीब लोग दिन पर दिन गरीब होते जा रहे हैं, अमीर दिन पर दिन अमीर होते जा रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड के मूल नागरिकों को भूमाफियाओं द्वारा मरवाया जाने का कार्य किया जा रहा है, उत्तराखंड के किसी भी सूरत में से बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है, या तो सरकार को सख्ती से भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा परिवर्तन के लिए तैयार है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती युवक ने अस्पताल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। युवक की आत्महत्या से हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि एमआरआई के लिए भर्ती युवक ने हॉस्पिटल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। खबर ऋषिकेश से है, जहां रामझूला के पास गंगा नदी में युवक की डूबने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया। कड़ी सर्चिंग के दौरान वानप्रस्थ घाट के किनारे युवक को गंगा नदी से मूर्छित अवस्था में निकालकर एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल भेजा गया। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग दलित युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने बेटी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं दलित युवती के साथ हुई घटना की सूचना पर जिला अस्पताल में भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक शव का दाह संस्कार नहीं करने की चेतावनी दी है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।